हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है आईवीपी प्रोसीजर। आईवीपी प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला प्रोसीजर होता है, इसीलिए ये एग्ज़ाम में भी हमारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसको 14 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर पे परफॉर्म किया जाता है। अब ये हमारा किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, क्या इसके इंडिकेशन होंगे, क्या इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे, क्या हम इसके अंदर पे पेशेंट की प्रिपरेशन करेंगे, प्री इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से टेस्ट हम इसमें करवाते हैं, उनका क्या लेवल होना चाहिए, फिल्मिंग की क्या सीक्वेंस है, कितने टाइम पे कौन सी फिल्म ली जाएगी, उसमें हम क्या देखेंगे, वो सारी चीज़ों में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में हम यहाँ पे नाम से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने बताया आईवीपी, आईवीपी की फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, या हम इसको आईवीयू भी बोल सकते हैं, इंट्रावेनस यूरोग्राफी। दोनों एक ही नाम है, हम आईवीपी कह लें या आईवीयू कह लें, एक ही प्रोसीजर है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यूरोग्राफी से तो हमें क्लियरली बात समझ में आ रही है, यूरिनरी ट्रैक सिस्टम की बात हो रही है, मतलब जो हमारा रीनल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसकी फिल्मिंग हम कर रहे हैं। पाइलोरी जो हमारे पास में पाइलोग्राम हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसको हम इंट्रावेनस पाइलोग्राफी क्यों बोल रहे हैं, तो पाइलोग्राम का यहाँ पे क्या मतलब है। तो हमें आपको पता होगा कि हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होता है किडनी के अंदर पे जिसको रीनल पेल्विक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रीनल पेल्विक। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? देखो हमारे पास में क्या होता है, नेफ्रॉन से हमारे पास में हमारा जो यूरिन होता है वो आता है मेडुला के बिल्कुल एंड पे, जहाँ पे हमारा माइनर कैलेक्स होता है, वहाँ से आता है माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स में। ये हो गया हमारा माइनर कैलेक्स, यहाँ से आया मेजर कैलेक्स में, मेजर कैलेक्स से इस वाले पार्ट में जहाँ पे हमारे सारे मेजर कैलेक्स आके कलेक्ट होते हैं उसको बोला जाता है रीनल पेल्विक। रीनल पेल्विक हमारा वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे पास में हमारा यूरिन आके कलेक्ट होता है ब्लैडर यूरेटर में जाने से पहले। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में हमने अपनी रीनल पेल्विक की भी इमेजिंग करनी है, इसी वजह से हम इसको पाइलोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोग्राफी बोलते हैं। तो यहां पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। एन इंट्रावेनस पाइलोग्राम आईवीपी इज अ रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर टू इवेल्युएट द यूरिनरी ट्रैक। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, किसको इवेल्युएट कर रहे हैं? यूरिनरी ट्रैक को हम यहाँ पे इवेल्युएट कर रहे हैं, जिसके अंदर पे हम किस किस को देखेंगे? हम देखेंगे इसके अंदर पे किडनी को देखेंगे, यूरेटर को देखेंगे, और हम इसके अंदर पे ब्लैडर को देखेंगे। किसको देखेंगे? किडनी को देखेंगे, यूरेटर को देखेंगे और ब्लैडर को देखेंगे। और इसके अंदर पे हम इसे कैसे, हमें इसकी इमेजिंग मिलेगी? हम इसमें इंट्रावेनसली कंट्रास्ट, जो हमारे पास में कंट्रास्ट मीडिया होता है जिसको हम डाई बोलते हैं, हम उसको इंट्रावेनसली इंजेक्ट करेंगे, और वो हमारे पास में जब ट्रैवल करेगा, हमारी किडनी में जाएगा, यूरेटर में जाएगा, ब्लैडर में जाएगा, तो वो क्या करेगा, हमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पे हमारे पास में कोई, क्या हमारे स्ट्रक्चर के अंदर पे कोई दिक्कत है, या हमारा फंक्शनल हमारा कोई काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, यूरेटर काम नहीं कर रहा है, ब्लैडर काम नहीं, कि वो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सरे इमेजिंग के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमारा एक डेफिनेशन हो गई हमारे आईवीपी प्रोसीजर की। अब यहाँ पे बात आती है कि इस प्रोसीजर को हम कब कब परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि इसका क्या इंडिकेशन होता है, इसका क्या पैथोलॉजिकल डिमोस्ट्रेशन है, कब हम इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अगर इसके इंडिकेशन पे बात करें तो ये हमारे पास में सस्पेक्टेड रीनल कैल्कुलाई अगर किसी को है, सस्पेक्टेड रीनल स्टोन अगर किसी को है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आईवीपी प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। और रीनल स्टोन के लिए, किडनी स्टोन, यूरेटर स्टोन या ब्लैडर स्टोन के लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास में जो प्रोसीजर देखने को मिलता है वो आईवीपी देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किया जाता है हमारा ये रीनल स्टोन के लिए प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी को डायस्यूरिया है, डायस्यूरिया का मतलब होता है कि किसी को यूरिन पास करने के टाइम पे पेन फील हो रहा है, पेनफुल यूरिनेशन, मतलब हमारे पास में जब कोई पेशेंट क्या कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, तो उस टाइम पे उसको क्या हो रहा है, पेन फील हो रहा है, उसको डायस्यूरिया बोला जाता है। अगर ये कंडीशन किसी को है तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, आईवीपी प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी को हेमेचूरिया है, हेमेचूरिया का मतलब है कि पेशेंट के यूरिन में ब्लड आ रहा है। ठीक है, इस कंडीशन को हेमेचूरिया बोलते हैं। अगर ये कोई कंडीशन किसी को है तो उसके अंदर पे भी हम क्या कर सकते हैं, आईवीपी प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी को पायायूरिया है, पायायूरिया का मतलब होता है पस इन यूरिन, यूरिन के अंदर पे अगर किसी को पस आ रही है तब भी हम आईवीपी प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर रीनल
कॉलिक अगर किसी को है, रीनल कॉलिक मतलब कि किसी को सडन सीवियर पेन हो गया है किडनी यूरेटर ब्लैडर के अंदर पे, तब भी हम क्या करेंगे, आईवीपी ही प्रीफर करेंगे, आईवीपी प्रोसीजर को ही हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे सस्पेक्टेड मास किसी को हो सकता है, मतलब कि वहाँ पे अननेसेसरी या एबनॉर्मल जो है टिश्यू की सेल की ग्रोथ हो रही है, मास वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आईवीपी प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी को यूटीआई हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर किसी को है, यूटीआई अगर किसी को है, तो तब भी हम क्या करेंगे, अपने आईवीपी प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो वो हमारा जो है कैलकुलाई स्टोन की वजह से हो सकता है, मास की वजह से हो सकता है, या किसी को स्ट्रिक्चर हो जाए। अच्छा, मैं स्ट्रिक्चर यहाँ पे नहीं लिखा है, किसी को यूरेटर के अंदर पे स्ट्रिक्चर्स हो जाए, ठीक है ना, तो उसके वजह से भी क्या कर सकते हैं, हम अपने आईवीपी को परफॉर्म कर सकते हैं। सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी को हो जाए तो उसके लिए भी हम आईवीपी को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद में हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि हमारी जो किडनी होती है उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इनलार्जमेंट इन द किडनी। ठीक है, अगर किसी का हो गया है हाइड्रोनेफ्रोसिस तो उसके लिए भी हम आईवीपी प्रोसीजर जो है परफॉर्म कर सकते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका जो है सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है, यूरेटर के अंदर पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, अब उसका जो यूरिन है वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, ऊपर पे ही वापस जो है वो किडनी पे चला जा रहा है, रिफ्लेक्स हो जा रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, किडनी अपना साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। या किसी को स्टोन है किडनी के अंदर पे, तब भी हाइड्रोनेफ्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब किडनी जो होती है वो अपना साइज इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है, और इस कंडीशन को जब हमारी किडनी का साइज इंक्रीज होता है उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोला जाता है। उसके बाद में कंजेनाइटल एनामोलीज, अगर किसी को हमारे पास में जो है एनामोलीज है कंजेनाइटल बाय बर्थ, अगर किसी को कंडीशन है, जैसे हमारे पास में जो है किसी को एक किडनी है, 2 ब्लैडर है, या 2 किडनी है, 3 ब्लैडर भी हो सकते हैं, 1 ब्लैडर भी हो सकता है। ठीक है, तो और कभी कभी हमारे पास में क्या होता है, जो किडनी होती है वो नीचे से जुड़ जाती है, होर्शू शेप की बन जाती है, तो ये हमारे पास में अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसको देखने के लिए भी आईवीपी प्रोसीजर कर सकते हैं। उसके बाद में फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन मतलब हमारे पास में किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, यूरेटर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, ब्लैडर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आईवीपी का प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। या अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट किया है तो हमारे पास में यहाँ पे हम आईवीपी प्रोसीजर कर सकते हैं, और दोनों का, जो डोनर होगा उसका भी करेंगे और जिसका जो रिसेप्टर है उसका भी करेंगे। ठीक है, दोनों की यहाँ पे जो है हमारा जो आईवीपी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, मतलब डोनर का पहले डोनेट करने से पहले कि हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, और जो रिसेप्टर है उसका भी हम करते हैं। उसका इसलिए करते हैं कि इसको किडनी लगने के बाद प्रॉपर फंक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास में हमारे कुछ इंडिकेशन है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेशन है जो आप कहीं से, अगर आपको कहीं से दिखता है तो वहाँ से आप जाके उसको क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशन पे मैंने यहाँ पे बात कर ली है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पे हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीन कंट्रास्ट मीडिया, क्योंकि यहाँ पे हम जो कंट्रास्ट दे रहे हैं वो कंट्रास्ट हमारा आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया है जिसके रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है आयोडीन कंट्रास्ट मीडिया से, उसका ये प्रोसीजर हम परफॉर्म नहीं करते हैं। अगर किसी को कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर है तो इस कंडीशन में भी हमारे पास में पेशेंट को हम नहीं करते। अगर किसी को ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया किसी को कंडीशन है पेशेंट को, तो कार्डियोपल्मोनरी डिजीज के अंदर पे भी हम क्या करते हैं, ये आईवीपी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके बाद में आता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी हम जो है ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी जो हमारे पास में एक्सरे होती है, एक्सरे का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो उसके लिए हम एक्सरे परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, जो हमारे पास में हमारा फीटस है उसके लिए वो क्या है, हार्मफुल है। इस वजह से प्रेगनेंसी के अंदर पे आईवीपी को हम परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद में इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन का मतलब होता है कि जो हमारी किडनी है वो किडनी हमारी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, मतलब रीनल सिस्टम हमारा प्रॉपर फेलियर हो गया, मतलब ये मान लीजिए कि वो पार्शियल हो गया या प्रॉपर फेलियर हो गया। अगर इस कंडीशन में हमारा एक साइड का या दोनों साइड का हमारा जो रीनल सिस्टम है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी अगर कंप्लीट हमें पता चल गया है तो उस कंडीशन में हम आईवीपी को परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद में अनकंट्रोल्ड
थायराइडिज्म अगर किसी को है, मतलब कि हमारे पास में पेशेंट को हम यहाँ पे आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने वाले हैं, और अगर इसके किसी पेशेंट का जो थायराइड है वो अनकंट्रोल्ड है तो हमारे पास में जो है वो ट्रिगर कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पेशेंट को ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। आईवीपी प्रोसीजर इन कंडीशन के अंदर पे हम जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हमारे आईवीपी प्रोसीजर के, ठीक हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इक्विपमेंट्स की, कि हम यहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करने वाले हैं जो आईवीपी प्रोसीजर हमारा होता है। इसके अंदर पे हम फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद स्पॉट फिल्म डिवाइस, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक्सरे में हम फिल्मिंग कर रहे हैं, यूरिनरी फिल्मिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं, स्पॉट फिल्मिंग, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम सीक्वेंस की फिल्मिंग चाहिए, तो इसलिए हमारे पास में यहाँ पे स्पॉट फिल्म जब हम चाहें तभी हमारे पास में एकदम से हमें फिल्म मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इमोबिलाइजेशन कंप्रेशन बैंड, कंप्रेशन बैंड हमारे पास में यहाँ पे होना चाहिए। क्या है कि हमारे पास में क्या है, इस प्रोसीजर को हम एब्डोमेन पे हमारे पास में कंप्रेशन बैंड बांधा जाता है। वो क्यों बांधा जाता है, किस वजह से बांधा जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होंगे उसके भी हम फिल्मिंग पे बात करेंगे कि ये हमारे पास में किस टाइम पे बांधा जाएगा और कब, क्यों बांधा जाता है, क्या रीज़न है कंप्रेशन बैंड की, तो वो सारी चीज़ पे भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं सिरिंज की। सिरिंज की हमें यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे 2 ml की सिरिंज भी हो सकती है, 25 ml की सिरिंज भी होनी चाहिए। उसके बाद में 50 ml की, 2 ml की सिरिंज हम यहाँ पे फ्लश करने के लिए रखते हैं। उसके बाद में 25 ml की जो हमारे पास में होती है, हमारा जो कंट्रास्ट दे रहे हैं हम यहाँ 2 ml ये ऐसे भी दे सकते हैं, मतलब 25 करके, या 50 में भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रास्ट को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे स्प्रिट होनी चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, तो जब हम कैनुलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन स्प्रिट लगानी पड़ेगी। आईवी कैनुला हमारे पास में होना चाहिए, और ये जो कैनुला हमारे पास में होगा, ये कैनुला हमारे पास, जैसे मैंने नीचे पे भी लिखा हुआ है कि ये कैनुला हमारे पास में ये 2 जगह हो गया। ये कैनुला हम 18 गोज का या 20 गोज का कैनुला यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट होता है वो हमारे पास में 18 गोज का कैनुला होता है। 18 गोज का कैनुला हमें ज़्यादातर लगाना चाहिए। अगर कोई छोटा है तो उसमें हम 20 गोज का लगा सकते हैं। उसके बाद में नॉर्मल सलाइन हमारे पास में फ्लश करने के लिए हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। जब हम कैनुला लगाते हैं तो कैनुला का फ्लो चेक करने के लिए उसकी, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे जो कंट्रास्ट होता है, कंट्रास्ट का भी एक फ्लो होता है, तो अगर हमारे पास में प्रॉपर फ्लो नहीं जा रहा होगा तो हमारे पास में हमें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद में ब्लड प्रेशर मॉनिटर हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो है पेशेंट के वाइटल्स चेक करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक जो है ट्रैश कार्ड यहाँ पे दिखा रखी है, जो हमारे पास में क्रैश कार्ड होती है, इमरजेंसी क्रैश कार्ड। इसके अंदर पे हमारी जो है इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह होती है, इसमें एम्पूल्स वगैरह सब कुछ होता है जो हमें इमरजेंसी के टाइम पर रिक्वायर्ड होती है, तो ये भी हमारी एक रिक्वायर्ड है, इसको भी आप जो है मैंशन कर लीजिएगा। ब्लड प्रेशर मॉनिटर जो हमारे पास में, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज़ें जो है आप क्या करेंगे, इसके इक्विपमेंट्स के अंदर पे जो है नोट कर लेंगे। उसके बाद में टाइमर क्लॉक हमारे पास में होना चाहिए। रीज़न है इस प्रोसीजर के अंदर पे हम टाइमर या क्लॉक की क्यों रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम फिल्मिंग करने वाले हैं वो फिल्मिंग हमारी टाइमिंग से होगी। हमारी इमीडिएट फिल्म किस टाइम होगी, उसके बाद में कौन सी फिल्म होगी, कितने देर की बाद होगी, क्या टाइमिंग होगी, उसके बाद उसकी कौन सी फिल्मिंग होगी, वो सारी चीज़ों पर हम डिपेंड करेंगे। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर टाइमर और क्लॉक की रिक्वायरमेंट भी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में हमारे इक्विपमेंट्स है जिसको हम आईवीपी प्रोसीजर के अंदर पे क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद में आता है हमारा कंट्रास्ट मीडिया। कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, तो आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। वाटर सॉल्यूबल कंट्रास्ट मीडिया हमारा होगा, जिसके अंदर पे पहले हम HOCM यूज़ करते थे, हाई ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। लो ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब तो हमारे पास में आइसो ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया आ गए हैं, तो इसके अंदर पे हमारा अब ये तो यूज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट रही नहीं है। HOCM हाई ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, लो ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया के अंदर पे हम यूज़ कर सकते हैं, आइसोस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये कंट्रास्ट मीडिया है, जैसे कि सबको पता है हम ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, आयोहेक्सोल ओमनीपैक कंट्रास्ट मीडिया हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये हमारे पास में 350 होता है, कौन सा होता है, 350 mg/ml, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, पर ml। तो ये हमारे पास में हमारा कंसंट्रेशन है आयोडीन का, तो ये हमारे पास में जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ में ला सकते हैं। आइसोव्यू हम यहाँ पे यूज़ में ला सकते हैं, आइसोव्यू को हम यूज़ कर सकते हैं, VC पैक को हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने सारे नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको आप नोट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास में ज़्यादातर जो है कंपनी के नाम से आते हैं, जैसे हाई पैक हो गया, यूरोग्राफिन। ये हमारे पास में जो यूरोग्राफिन हो गया, ये हमारे पास में HOCM है, ठीक है। ये हाई ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया। अब ये
ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हमारे पास में ओमनी पैक को या आइसोव्यू को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और वीसी पैक हमारे पास में अब आइसोस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया आ गया है, इसको हम क्या करते हैं, यूज़ में लाते हैं। तो ये कंट्रास्ट मीडिया हमारे पास में जो है यहाँ पे यूज़ में आएगा। अगर हम डोज की बात करें तो एडल्ट की जो हमारी डोज होगी, एडल्ट की डोज हमारे पास में यहाँ पे 40 to 60 ml हम यहाँ पे पेशेंट को जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रास्ट मीडिया दे सकते हैं। और ये भी हमारे पास में डिपेंड करता है पेशेंट के वेट पे। अगर हमारे पास में पेशेंट को जो है हम 40 ml भी दे सकते हैं, 60 ml भी दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट के वेट। अगर हमारे पास में पेशेंट को रिक्वायरमेंट है 40 ml की तो हम 40 ml देंगे, अगर 60 ml की रिक्वायरमेंट है तो 60 ml देंगे, वो हम देख लेंगे। उसके बाद में पीडियाट्रिक की अगर हम डोज की बात करें तो पीडियाट्रिक की जो चिल्ड्रंस की हमारे पास में डोज होती है 1 to 2 ml पर kg हम यहाँ पे पेशेंट को क्या करेंगे, कंट्रास्ट देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमारी डोज है जो कंट्रास्ट मीडिया हम यहाँ पे यूज करेंगे और कितना कंट्रास्ट हम यहाँ पे पेशेंट को देंगे। अब यहाँ पे बात आती है कंट्रास्ट का हमारे पास में फ्लो रेट क्या होता है। अगर हम फ्लो रेट की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे फ्लो रेट की बात करें तो हमारे पास में फ्लो रेट होता है 3.5 ml या हमारे पास में 4.5 ml पर सेकेंड। ठीक है, मतलब हमारे पास में जो कंट्रास्ट मीडिया है पेशेंट के अंदर पे जाना चाहिए वो हमारा 3.5 ml टू 4.5 ml पर सेकेंड हमारा कंट्रास्ट पेशेंट के अंदर पे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमारी जो है वो एक फ्लो रेट है। अगर हम पीडियाट्रिक की बात करें, ये एडल्ट के लिए हो गई। पीडियाट्रिक की अगर हम बात करें तो 3.5 ml से ऊपर हम नहीं रखते हैं। ठीक है, मतलब इससे ऊपर नहीं बढ़ाते, 3.5 ml पर सेकेंड ही हमारे पास में पेशेंट को हम जो डोज देंगे वो दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक फ्लो रेट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ नहीं लिखा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे पे हम बात कर लेते हैं हमारे प्री इन्वेस्टिगेशंस पे। जो हमारे पास में टेस्ट होते हैं वो टेस्ट हमारे पास में आईवीपी के लिए करवाए जाते हैं। तो जिसे सबको पता है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट हमारे पास में होता है जो हम पेशेंट का करवाते हैं। ये हमारे पास में अगर हम इसके नॉर्मल रेंज की बात करें मैन के अंदर पे ये 0.7 to 1.3 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 0.7 to 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये बहुत सारी जगहों पे 0.6 to 1.3 mg पर डेसीलीटर, ये भी हमारे पास में सही है। अगर इतना हमारे पास में किसी मैन का है तो ये चल जाएगा। ठीक है, वुमेन की अगर हम बात करें तो वुमेन के अंदर पे हमारे पास में 1.6 to 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसको हम यहाँ पे 1.5 to 1.2 भी कर सकते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ये हमारे पास में ठीक है। अगर ये हमारे पास में अगर किसी वुमेन का है इतना नॉर्मल रेंज है, अगर इससे ज़्यादा हमारे पास में हो गया तब हम नहीं करते हैं, वो हाई रिस्क फैक्टर के अंदर पे आता है। चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, बच्चों की बात करें तो 0.2 to 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर ये हमारे पास में है, हमारी नॉर्मल रेंज सीरम क्रिएटिनिन जो टेस्ट हमारा होता है, अगर ये रेंज हमारे पास में आ रही है तो ये हम आईवीपी को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बात की जाए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये टेस्ट भी हम यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं। एडल्ट के अंदर पे ये हमारे पास में 7 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए एडल्ट के अंदर पे। अगर चिल्ड्रन की बात करें तो 5 to 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये हमारे पास में होना चाहिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसको BUN टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में दूसरा टेस्ट है जो हमारी प्री इन्वेस्टिगेशन हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं GFR की। EGFR का मतलब होता है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये हमारे पास में होता है जो टेस्ट है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है, अगर यंग एडल्ट है तो उसके अंदर पे 90 to 120 मिलीग्राम पर मिनट होना चाहिए। अगर मिडिल एज का कोई है तो उसके अंदर पे 80 to 100 मिलीग्राम पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास में इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर कोई एल्डर है और वो 60 साल से ऊपर है तो उसके अंदर पे 60 to 90 मिलीग्राम पर मिनट होना चाहिए, पर मिनट होना चाहिए। तो ये हमारे पास में हमारा जो है नॉर्मल रेंज है कि ये जो हम टेस्ट है, ये 3 टेस्ट हम करवा सकते हैं, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, या फिर हमारे पास में GFR जो टेस्ट है इसको हम क्या करवा सकते हैं परफॉर्म। या तो हम सीरम क्रिएटिनिन करवा लें, GFR करवा लें। तो ये हमारे पास में जो है हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट में भी करवा सकते हैं, तीनों भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ही फायदे के लिए है, पेशेंट की प्रोटेक्शन के लिए ही है। तो ये हमारे पास में हमारे कुछ टेस्ट हैं।
ठीक है। तो हमारे पास में हमने डिस्कस कर लिया हमारा इंडिकेशन क्या है, हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद में हमने इक्विपमेंट पे बात कर ली और प्री इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास में जो टेस्ट है वो हमारे क्या क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पे हम डिस्कस करेंगे इसकी पेशेंट की प्रिपरेशन पे, इसके प्रोसीजर पे और उसकी क्या फिल्मिंग होती है, वो सारी चीज़ों पे हम वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे पास में आज की वीडियो के अंदर पे इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।